पर्सनल लॉज बनाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि कौन से कानून है जो सर्वोपरि है। वो कानून जो किसी धर्म विशेष के आधार पर हो, यानी कि शरीयत लॉ या फिर हिंदू कोड बिल, या फिर वो कानून जो संविधान देता है। आइए चर्चा करते हैं यूसीसी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि पूरे देश में एक प्रकार का कानून जो है वो लागू किया जाएगा। अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से यूसीसी को प्रस्तावित किया है, इस पर से एक बहस जो है वो छिड़ चुकी है। न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है कि आखिर यूसीसी लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी से संबंधित हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार यूसीसी का इतिहास क्या रहा है और यूसीसी का महत्व क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो किसके हित में होगा, और अगर यूसीसी लागू नहीं होता है तो क्यों लोग जो है इसके विरोध में मांग कर रहे हैं, लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं कि यूसीसी को जो है वो लागू पूरे देश में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जरा सोचिए कि उत्तराखंड में अब ये शुरुआत हो गई है यूसीसी की। बीजेपी ने 2019 के मैनिफेस्टो से बात लगातार कही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है हम पूरे देश में लागू कर देंगे। हालांकि बहुत से राज्यों में इसे पूरी तरीके से आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया है, पूरी तरीके से अभी से लागू नहीं किया गया है। लेकिन बहस इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि यूसीसी जो है दोस्तों, इसका प्रभाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये पूरे समूचे भारत में जो है एक प्रकार से लागू करने की बात जो है काफी तूल पकड़े हुए है। तो आइए समझते हैं यूसीसी के बारे में। अभी जो यूसीसी प्रस्तावित किया गया है धामी जी के द्वारा उत्तराखंड के संदर्भ में, उसके तहत जो है पॉलीगैमी को बैन कर दिया जाएगा। पॉलीगैमी यानी अगर आप शादीशुदा है तो महिला है या पुरुष है, आप एक से ज्यादा आपके पार्टनर नहीं हो सकते, यानी विवाहित तौर पर जो है आप केवल एक स्पाउस, एक पार्टनर रख सकते हैं। अब देखिए, इस विवाद को जो है तूल इसने तब पकड़ी जब जो मुस्लिम समाज है वो अपना विरोध जताते हैं। जाहिर तौर पर आपको पता होगा कि शरीयत कानून के तहत जो पुरुष है मुस्लिम समाज के, उन्हें इजाजत दी जाती है कि वो चार शादियां कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने विरोध किया कि अगर पॉलीगैमी को बैन कर दिया जाएगा तो फिर उनके धर्म का क्या होगा, यानी जिस प्रकार से शरीयत कानून के तहत वो गवर्न होते हैं उस तरीके से वो गवर्न नहीं हो पाएंगे। तो इसे लेकर काफी विवाद होने लगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात लिव इन के बारे में कही गई है, यानी जो पार्टनर बिना शादी किए हुए एक साथ रहते हैं अपनी अनुमति, अपनी इजाजत, कंसेंट के साथ, अब उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जाहिर तौर पर जिस प्रकार से अपराध जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, खास तौर पर अगर मैं बात करूं लिव इन पार्टनर्स के बीच में काफी उदाहरण है, श्रद्धा केस आप देख लीजिए और तमाम ऐसे कारण है जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कि लिव इन पार्टनर जो है एक दूसरे को क्राइम जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो रजिस्टर जो है कराए। अब इसमें लोगों की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराएंगे तो ऐसे में जो है 10,000 रुपए का जुर्माना होगा और 3 महीने जेल जो है वो अलग से होने वाली है। तो ये प्रावधान जो है पेश किया गया है अभी उत्तराखंड में। अब देखिए, इसका भी अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव साइड, तो जाहिर तौर पर अकाउंटेबिलिटी लाएगा और सरकार के पास एटलीस्ट डेटा तो होगा कि अगर कुछ क्राइम हो सकता है, संभावित क्राइम को रोका जा सके, और क्राइम अगर हो जाता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में और आगे क्या किया जा सके, उसे रोकथाम के लिए क्या सरकार कर सकती है। तो चलिए, आपने ये समझ लिया कि उत्तराखंड में अगर ये लागू हो जाता है तो कौन कौन से प्रावधान है जो इसके तहत होंगे। अब इसके अलावा पर्सनल लॉज जो है, यानी कि सबके अपने अपने धार्मिक लॉज है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरे ही राज्य में जो है एक प्रकार की लॉ, एक प्रकार का कानून होगा जिसके अंतर या जिसके तहत जो है सभी लोग चलने वाले। अब चलिए समझते हैं इसके इतिहास को। देखिए, पहले के जमाने में ना कोई संविधान तो था नहीं, हम सब गुलाम थे, आजादी मांग रहे थे। तो उस समय क्या था, जब राजाओं का दौर होता था, अभी आजादी तक भी नहीं पहुंची मैं, जब राजाओं का दौर होता था तब ब्राह्मण होते थे और काजी होते थे। ब्राह्मण जो होते थे वो शास्त्रों के द्वारा सब कुछ उसमें था। उस समय शास्त्र में बताया गया था कि शादी कैसे होगा, बच्चे के बारे में बताया गया था, सक्सेशन के बारे में, सारी चीजों के बारे में, जो पर्सनल मैटर्स के अफेयर्स होते हैं उसके बारे में बताया गया था शास्त्रों में।
तो ब्राह्मण जो होते थे वो डिकोड करते थे इसके अकॉर्डिंग शास्त्र के अनुसार, और उसके बाद जो है राजा ये इंश्योर करता था कि प्रजा तक वो चीजें पहुंच रही है और प्रजा के ऊपर जो है कानून लागू करवाया जा रहा है। और मुस्लिम में क्या होता था, काजी जो है वो देखते थे कि कुरान या शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग जो है चीजें हो रही है नहीं, और शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग अगर चीज जो है वो सुनिश्चित नवाब कराता था कि आवाम तक जो है सुनिश्चित कराई जाए कि वो कानून जो है पूरी तरीके से ठीक तरीके से लागू करवाया जा रहा है। पर जब अंग्रेज आए तो इंग्लिश कॉमन लॉ आ गया। अब इंग्लिश कॉमन लॉ आया तो क्या हुआ, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे ये 3 जगह कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिए गए, और एक कॉमन लॉ के तहत बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई किया गया। आप कहते हैं ना कि अंग्रेज आए थे तो सब कुछ बुराई करके नहीं गए, कुछ अच्छा भी किया है, तो वो जो अच्छा करने की बात कर रहे हैं ना, वो उस रिफॉर्म के बारे में कह रहे हैं जो सुधार जो है अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था। अब देखिए, जब देश आजाद होता है, अंग्रेजों को भगा दिया जाता है, तब क्या होता है, हिंदू कोड बिल 1955 को पास किया जाता है। हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों कि अब जो है हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग पहले तो सरकार कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हिंदू कोड बिल को जो है इनैक्ट कर देंगे, तो जाहिर तौर पर कंसेंट मिलता है, मेजोरिटी के साथ आती है सरकार और इसे पास कर देती है। अब इसके तहत ही सारे रूल्स गवर्न होते हैं। लेकिन यूसीसी को लेकर ना पहले से बहुत विवाद चल रहा था। विवाद क्या था कि इसे आखिरकार फंडामेंटल राइट्स बनाया जाए और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत डाला जाए। बहुत बहस होती है, सब अपने अपने तर्क देते हैं, उसके बाद जो है 5:4 की रेशियो में वोट्स जो डलते हैं उसके आधार पर डीपीएसपी में जो है शामिल कर दिया जाता है यूसीसी को। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में अंतर समझिए। फंडामेंटल राइट्स होता है कि आपको ये अधिकार है, इसे एनफोर्स स्टेट द्वारा किया जाता है, और डीपीएसपी क्या है, इसमें आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये डीपीएसपी उस समय इसीलिए इसको यूसीसी को लाया गया कि अभी हम इतने सक्षम नहीं है कि इसे फंडामेंटल राइट में डाल दे, इसीलिए इसे डीपीएसपी में डाला गया। और डीपीएसपी वो प्रावधान होते हैं जो बाद में फंडामेंटल राइट्स में डाले जा सकते हैं, प्रावधान होता है, समझ गए। अब देखिए, अब अगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर यूसीसी लागू कर दिया जाता है तो इससे अच्छाई क्या होने वाली है। जाहिर तौर पर कुछ या सब धर्म में मैं कहूं कि अपने अपने धर्म में उसमें जेंडर जो है इक्वालिटी नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, कानून है जो उनके हित में नहीं है, तो जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने का काम आपका यूसीसी करने वाला है। दूसरी बहुत बड़ी बात, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर है। सुना होगा आपने, लेकिन क्या आपको लगता है कानून की नजर में सब बराबर है? इसी को इंश्योर करने के लिए यूसीसी लागू करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि क्यों लोग इतना विरोध कर रहे हैं, देखिए लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक समझ लीजिए आप कि जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी कि धार्मिक आजादी है उसको बंदिश लग जाएगी अगर यूसीसी जो है लग जाता है। ट्राइबल के अपने कल्चर है, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं कि हमारे कल्चर का क्या होगा, हमें तो इतने ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिलता, हम तो मेन स्ट्रीम के अंदर भी नहीं आते, तो ऐसे में हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने का काम कैसे किया जाएगा, यानी कि रिलीजन का अलग मसला है, ट्राइबल का अलग मसला है। तीसरी बात समझिए, क्या आपने सुना है कि ये जो शराबबंदी का कानून है सब राज्यों में अलग अलग है। बिहार में, गुजरात में इसे बंद किया गया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में इसे बंद नहीं किया गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से डिफर किया जा रहा है, तो फिर हम ये कैसे मान ले कि यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। कुछ लोग तो ये भी डर रहे हैं और एक बड़ी संख्या में लोग डर रहे हैं कि कहीं मनुस्मृति को जो है वो इम्पोज नहीं कर दिया जाए, क्योंकि जानते हैं भाई भाजपा है, भाजपा यानी हिंदुत्व और हिंदुत्व यानी मनुस्मृति, तो कहीं संविधान की जगह मनुस्मृति को तो लागू नहीं कर दिया जाएगा। इस डर में भी बहुत से लोग जो है जी रहे हैं। अब ऐसे में क्या है सॉल्यूशन? देखिए, यूसीसी का इकलौता सॉल्यूशन ये है कि पर्सनल लॉज जो है सबके अपने अपने कानून है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार किया जाए जो अक्सर होते आ रहा है, अंग्रेजों के समय से होते आ रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पर्टिकुलर लॉ में अगर कोई दिक्कत है तो उसको बदलना चाहिए, तभी जो है इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो आखिर में ये पूछना चाहूंगी, क्या यूसीसी इकलौता सॉल्यूशन है? और क्या आपको लगता है यूसीसी आने से हमारे जो इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री, इतने कल्चर, इतने रिलीजन, क्लास, कास्ट, हम ना जाने क्या क्या है, ये सब में इक्वालिटी इंश्योर होंगी? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आर्टिकल 14 इंडिया को ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और इनसाइट्स के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।